तद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। गाथा समझिए। गुरुवर के श्री चरणों में नमन वंदन। आयुर्वेदिक आचार्य स्वामी बालकृष्ण जी महाराज जी के श्री चरणों में नमन वंदन। संगठन के वरिष्ठ जो भाई जुड़े हैं उनके श्री चरणों में नमन वंदन। मुख्य वक्ता भाई वर्मा जी के श्री चरणों में नमन वंदन और हमारे टेक्निकल सपोर्टर भाई प्रदीप अग्निहोत्री जी को हृदय से प्रणाम। तत्पश्चात सभी मेरे भाई और बहनों को, बेटियों को जो सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं उनको हृदय से प्रणाम। इससे पहले हर रोज की तरह कि मैं हमारे अनुज भाई अनिल वर्मा जी से आग्रह करूं आज अपने विषय के बारे में चर्चा करने के लिए मैं केवल 2 या 1 मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहले आप में से मुझे मालूम है कुछ के फोन भी मेरे पास आए हैं, भाई बहन जो हमसे सहयोग प्रशिक्षण में जिन्होंने भाग ले रहे हैं उनमें से बहुत विद्वान लोग हैं। आप सभी पुण्य आत्माएं, क्योंकि आप में से कोई कुछ भाई डॉक्टर भी हैं, कुछ एडवोकेट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, अर्थात आप बहुत ही समाज के एक अच्छे वर्ग से सभी संबंधित हैं। लेकिन जो मेरा विषय वो ये है कि जब हम एक विद्यार्थी के भाव से कुछ सीखने के लिए भाव से हम जुड़ते हैं ना, तो हमें वो फ्रिक्वेंसी जो है अपनी ना थोड़ी नीचे लेके आनी पड़ती है ताकि जो शिक्षा का स्तर है, जो सीखने का स्तर है, उससे हमारी वेज मिल जाए। तो मेरा आपसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मुझे इसलिए शब्द कहने पड़े कि माननीय अनिल जी जब अपनी कक्षा का बोधन शुरू करते हैं तो एक प्रश्न होता है उनकी ओर से कि कल किस विषय पे चर्चा की थी। तो देखा यह गया है कि जब हमारे पास करीबन 40 या 42 भाई बहन जुड़े होते हैं तो उनमें से बहुत निम्न संख्या में ही उनका उत्तर दे पाते हैं। इसका मतलब है कि जो भाई जी ने अपने विषय रखा वो कहीं ना कहीं ऊपर से निकल गया। तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी नीचे लेकर के जो कक्षा में बताया पढ़ाया आपसे लिखवाया जाता है उसको ध्यानपूर्वक करें ताकि वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी आपके मार्गदर्शन कर सके। दूसरी बात, अभी इस समय हम 19 और 8 हम अभी 27 लोग जुड़े हैं और आप देखेंगे कि करीब 10 या 12 या 15 मिनट के बाद में हमारी संख्या तकरीबन 40 हो जाएगी। लेकिन जब 7 बजे थे तो मैंने देखा था उस समय हमारे पास सिर्फ 9 व्यक्ति थे, अर्थात हमारा अनुशासन की कहीं ना कहीं कमी है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि 7 बजे तक सभी जुड़ने का कष्ट करें। तो इन शब्दों के साथ मैं अपने अनुज भाई अनिल से प्रार्थना करूंगा आज के इस आपके सुंदर से प्यारे से शब्दों को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं। भाई अनिल जी आपका बहुत बहुत आभार। साथ में भाई प्रेम ओझा जी के निर्देशानुसार मैंने प्रयास किया, उनके जो निर्देश थे, तो कल से जैसे भी आपका ओझा जी आपका आदेश होगा उसकी पालना की जाएगी। ओम धन्यवाद। जी बहुत बढ़िया, इसकी जरूरत थी जो आपने बताया, बहुत ज्यादा। थैंक यू। भाई अनिल जी। आदरणीय पासी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो नब्ज पकड़ ली और उसका निस्तार भी कर दिया, तो सबसे पहले प्रभु के चरणों में सिमरन करते हुए उस अकाल पुरख परमात्मा का कोटिन कोटिन धन्यवाद करते हुए जिन्होंने हमें जीवन दिया है और जो जीवन की रक्षा भी कर रहा है, लेकिन जिस लायक बनाया है उसके लिए हम परम पिता परमात्मा उस अकाल पुरख का कोटिन कोटिन धन्यवाद करते हैं कि हमें इस चेयर पे बिठाने के लायक बनाया है, क्योंकि हम तो एक तुच्छ मात्र इंसान हैं।
आम साधारण घरों में पैदा हुए हैं, साधारण स्कूलों से ये एजुकेशन प्राप्त की है, लेकिन आज जो कुछ भी है प्रभु की असीम कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से, फांसी जी, विनोद भारद्वाज जी और प्रेम आहूजा जी के आशीर्वाद से हम इस काबिल बने हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साधक जुड़ चुके हैं, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और साधुवाद। चलिए, पासी जी ने बात शुरू की है तो मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ, फिर अपने विषय पे आ जाऊंगा। पहले दिन से ही हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम इन सभी, कि आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत दो है। पहला है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब हम बीमार ही ना हो, और दूसरा है अगर हम बीमार हो जाते हैं तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा। जैसे आज कल हमने सीजन्स की चर्चा भी की कि 6 ऋतुएं हैं, उसमें भी बहुत भेद है कि नॉर्थ इंडिया में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है। जैसे नॉर्थ इंडिया में सर्दियों के मौसम के 4 महीने दिए गए हैं, साउथ इंडिया में बरसात के 4 महीने दिए गए हैं, वहां पे वर्षा ऋतु को एक अलग नाम दिया गया है। तो ये सब कुछ समझ के ही हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो महर्षि थे, उन्होंने ये सब कुछ सोच समझ के ही ये ग्रंथ लिखा था। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसमें कोई भी गप नहीं होती। जो मैंने एक एक चीज जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के आधारित ही कही है, उसमें कोई गप नहीं। एक छोटी सी बात मैं लवण के ऊपर, नमक के ऊपर ही शुरू करता हूँ कि वाग्भट जी, महर्षि वाग्भट जी आयुर्वेद के बहुत बड़े महर्षि हुए हैं और ये चरक के शिष्य थे। इन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम है अष्टांग हृदयम, उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, सिर्फ मैं 2 लाइनें ही पढ़ूंगा क्योंकि वो संस्कृत में है। वो कहते हैं कि सेंद्वम तत्र सुस्वादु वृश्यम हृदय त्रिदोषनोत लघु अनुश्रम दृशा पथ्यम अविदाही अग्नि दीपनम। ये सेंधय नमक के 7 गुण बताए गए हैं। ठीक है, ये सभी साधकों के चरणों में विनम्र निवेदन है कि वो इसको नोट कर लें। अर्थात सेंधा नमक, सभी नमकों में सेंधा नमक मधुर है, हृदय के लिए हितकारी है, हार्ट के लिए हितकारी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये महर्षि वाग्भट जी ने कहा है। त्रिदोष शामक है, तीनों दोषों को नाश करता है। शामक भी सम करता है, सम दोषा सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया, जिसकी हम इतने दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं। लघु, लघु मीन्स गुरु नहीं है, भारी नहीं है, हल्का है, कुछ उष्ण, थोड़ी सी उष्णता है, थोड़ी सी इस पे गर्मी है। नेत्र के लिए पत्थे, आंखों की ज्योति के लिए बहुत लाभकारी है। अविदाही, अविदाही होता है जो जलन पैदा नहीं करता, होते हैं। एक होता है विदाही, आप लहसुन खाओगे तो सीने में जलन पैदा होती है, उसको विदाही कहते हैं। अविदाही मीन्स जो जलन नहीं पैदा करता। और लास्ट में है अग्नि दीपक, आपकी जठराग्नि को दीपन करता है। ये कौन करता है? सेंधा नमक। ये किसने कहा है? महर्षि वाग्भट जी ने। ठीक है, तो इतनी क्वालिटीज होने के बाद हम ये नहीं कहते कि एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरे को डाउनग्रेड कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा पर्पस ही नहीं है। हम कौन से बिजनेसमैन हैं, हम तो टीचर हैं। तो उन्होंने 7 प्रकार के नमक बताए हैं। पहला है सेंधा, उसके बाद ये श्लोक आगे चलता जाता है, दूसरा है सौंचर नमक। अब इनमें से कुछ ऐसे नमक है जिनका हमने नाम भी नहीं सुना हुआ, लेकिन मैं, क्योंकि मेरे ससुराल जम्मू में है, तो वो वहां पे सोंचा नमक, सोचा नमक कहते हैं कि कौन सा नमक इस्तेमाल करना, सोंचा नमक। अब क्या होता है? तीसरा है विड नमक, चौथा है समुद्र नमक जो कि सी सॉल्ट है, पांचवा है औद्भित नमक, इसका आचार्य बालकृष्ण जी ने बहुत अच्छी तरीके से जिक्र किया है। छठा है काला नमक और 7वां है रोमक नमक। इस 7 प्रकार के नमक की चर्चा इन्होंने की है, ये महर्षि वाग्भट जी ने। अब आइए, बालकृष्ण जी ने इसके बारे में क्या कहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक जो है आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत, उसमें लिखा है सेंधा नमक, सैंधव लवण सभी लवणों में उत्तम व निर्दोष है, अतः ये मित मात्रा में प्रयोग करने पर, मित मात्रा कौन सी? कम मात्रा। मैंने बार बार कहा था, अति सर्वत्र वर्षना, बहुता पलाना बोलना, बहुती पलीना चुप, बहुता पलाना बरसना, बहुती पलीना
तो जब हम षट रसों की बात कर रहे थे तो मैंने बार बार कहा था कि मधुर, अम्ल और लवण ये धातुओं के बढ़ाने में सहयोगी होती हैं, लेकिन इनका भी सेवन हमने लिमिटेड मात्रा में ही करना है, मतलब मात्रा तो हमने तय करनी है। तो आचार्य बालकृष्ण जी कहते हैं कि सेंधा नमक सभी लवणों में उत्तम और निर्दोष है, अतः ये मित मात्रा में प्रयोग करने पर उपरोक्त हानियां नहीं करता, क्योंकि इसके साथ बहुत से रोग जुड़े, चर्म रोग जुड़ा हुआ है। और एक बात मैं और कह के जो महर्षि चरक ने लिखी है वो है कि सौराष्ट्र, सिंध प्रदेश और सोवीर नाम का क्षेत्र है। ये सोवीर नाम का क्षेत्र मैंने ज्योग्राफिकली देखा था, ये हमारा जो सिंध जो है, जैसे आजकल वो चल रहा है इंडस बॉर्डर ट्रीटी, जो सिंध प्रदेश है जो पाकिस्तान में चला है, उसके पास ही है जो सोवीर प्रदेश। जैसे महाभारत, इसका सोवीर प्रदेश का महाभारत में भी जिक्र आया है। और आपने सुना होगा कि जो 100 कौरव थे उनकी माता का नाम गंधारी था, तो गंधार देश जो है आज का वो कंधार है, जिसको काबुल कंधार कहते हैं, उसी को गंधार कहते थे। और जब रामायण में भी जब भरत और शत्रुघ्न जी को बुलाया जाता है तो कैकेय प्रदेश कौन सा था, वो अपने ननिहाल गए हुए थे, वो भी उसी जगह पे पड़ता है। तो महर्षि चरक ये लिखते हैं कि 2000 साल पहले तक सौराष्ट्र, सिंध प्रदेश और सबीर नाम के क्षेत्र के निवासी ज्यादा नमक खाते, बहुत ज्यादा नमक खाते थे, इसलिए इनके शरीर के भारीपन आ गया था और काम में बिल्कुल असमर्थ हो चुके थे। और साथ में उन्होंने लिखा है कि दूध के साथ नमक का सेवन करना चर्म रोग और सोरियासिस को पैदा करता है। तो मेरा सिर्फ कहने का अभिप्राय ये था कि जो भी बात यहाँ कही जाती है किसी न किसी तथ्य के ऊपर बेस्ड होती है। यहाँ तक कि हमने जब औषधि चिकित्सा की बात की थी कि आयुर्वेद के मुताबिक चिकित्सा है दैवव्यापी आश्रित, क्या अपने आप को उस परम पिता परमात्मा के आगे समर्पण कर दो। और उसी को ही हमने गुरबानी के साथ जोड़ने का प्रयास किया था कि गुरबानी में जो हमारे पंचम पातशाह देव जी ने लिखा है तो की जो शब्द है उसके साथ कोरिलेट करने की कोशिश की थी। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे चलते हैं 6 ऋतुएं और उनका आहार क्या होना चाहिए। 2 चीजें हम बार बार कह रहे हैं, पथ्य और अपथ्य। पथ्य आहार वो होता है जो हमारे शरीर के लिए हितकारी होता है, जिससे तीनों दोष सम होते हैं और धातुओं का निर्माण होता है और हम ओजस्वी, तेजस्वी, बलशाली और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो वो है पथ्य आहार। अब एक एक सीजन की बात करके फिर हम एंड पे विरुद्ध आहार की तरफ चलेंगे, क्योंकि जो आहार के बारे में तो लगभग सभी को पता है, कुछ लोग ही गलती करते हैं कि कौन से मौसम में क्या खाना। आहार चिकित्सा का मतलब ये है कि पहले दिन हमने कहा था कि लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन, अदरवाइज मेडिसिन विल बी आवर फूड। तो हमें अपना भोजन जो है वो औषधि के रूप में करना है, इसलिए हम ऋतुओं का भी ध्यान में रखते हुए उसका भोजन की आज चर्चा करेंगे कि कौन। जहां तक ऋतुओं का सवाल है मैं इसके ऊपर कल बता चुका हूं, फिर भी कुछ साधक हैं, 2 साधक थे शायद, कौशल्या देवी और एक और साधक थे। अगर उनके मन में कोई प्रश्न है तो आगे बढ़ने से पहले उनके प्रश्न का आंसर ले लेते हैं। अगर किसी साधक को प्रश्न है, नहीं तो फिर एंड पे लेंगे। तो अगर 1-2 मिनट में कोई साधक प्रश्न पूछना चाहता है तो कल के बारे में, क्योंकि आज तो अभी शुरू ही किया है, तो चलिए कोई प्रश्न नहीं है। तो हमने बात की थी कि जो हमारा साल है, साल के 12 महीने हैं और देशी महीनों के हिसाब से हर एक ऋतु को 2-2 महीने दिए गए हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, हाड़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पौष और माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, फिर कहीं भी आ जाते हैं। अब सबसे पहले चिंतन करते हैं, चिंता तो नहीं करते, चिंतन करते हैं वात, पित्त और कफ की। कौन से सीजन में वात बढ़ता है, कौन से सीजन में पित्त बढ़ता है, कौन से सीजन में कफ बढ़ता है, क्योंकि हमने इन दोषों को सम करना है और सम करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अब कौन सी बीमारी मुझे आने वाली है, ताकि हम निरोग रह सके, उसकी प्राइमरी प्रिवेंट कर सके। क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा जी कहती है कि प्राइमरी प्रिवेंशन इज बेटर देन सेकेंडरी प्रिवेंशन। हम बीमार होने के बाद परहेज करें, उससे पहले ये है कि ऋतु के पहले ही कर लें। तो सबसे पहले हम वात दोष की बात करते हैं। ये गर्मी में बढ़ता है, ग्रीष्म ऋतु।
जिसको हम जून जुलाई का महीना कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु को हमने 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक का सीजन टाइम दिया है देसी महीने के हिसाब से, क्योंकि जो हमारी संक्रांति है वो सूर्य के साथ जुड़ी हुई है और संक्रांति हमेशा हर महीने की 14-15 तारीख के आसपास ही आती है। किसी महीने में 16 में भी आ जाती है, लेकिन 14, 15, 16 तो हमारे जो देशी महीने हैं ऋतुओं को भी हम उसी महीने के मुताबिक लेंगे। तो जो ग्रीष्म ऋतु है हालांकि अप्रैल में ही 40 डिग्री पहुंच गया है, लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक जो 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक का जेठ और आषाढ़ का महीना है वो ग्रीष्म ऋतु है। और ग्रीष्म ऋतु में जो वात है वो संचित होना, जमा होना शुरू हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वात रुक्ष है, वात ड्राइनेस है और गर्मियों में तो पूरे वातावरण में ही ड्राइनेस हो जाती है। किसकी वजह से? गर्मी की वजह से। गर्मी की आपने देखा होगा कि गर्मी की ऋतु में कोई भी पानी का ऐसा सोर्स नहीं है जो बचा रहता है। छोटे छोटे तालाब सूख जाते हैं और जीव जंतु जो है वो प्यास के मारे तड़पते हैं, भागते हैं और हमारे शरीर के अंदर भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। अगर हम पानी ढंग से ना पिए तो बीमार हो जाते हैं और बहुत से लोग लू लगने से मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। तो उसका मतलब ये है कि वात की वृद्धि हो गई है, क्योंकि वात ड्राइनेस को रिप्रेजेंट करता है, रुक्षता को करता है। तो वात रोग के बढ़ने का जो सीजन है वो है गर्मी। वर्षा में जो पूरा प्रकोप होता है, जब वर्षा ऋतु आती है तो उस समय कुछ लोगों को दर्द वगैरह शुरू हो जाती है। आजकल वैसे चिकनगुनिया की वजह से भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब शरद ऋतु आ जाती है तो वात का शमन हो जाता है। शरद ऋतु क्योंकि माइल्ड है, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है। हाँ, दिन के समय तो तापमान ज्यादा ही होता है, लेकिन रात थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। तो वात के रोगी जो है उनको ये पता होना चाहिए कि ग्रीष्म ऋतु में इनका संचय होगा, वर्षा ऋतु में प्रकोप भी पूरे चौवन पे होगी और शरद ऋतु में ये शमन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है सीजन में तब्दीली आने के कारण। दूसरा है पित्त। वर्षा ऋतु में पित्त बढ़ता है। अब जो दही है वो पित्त को बढ़ाता है, तो इसलिए कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जो सावन का महीना है, मोस्टली हम मान के चलते हैं, उसमें दूध और दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बना दिया कि सावन के महीने में भगवान शिव को दूध अर्पण किया जाता है, दूध से उनका अभिषेक किया जाता है, जल अभिषेक किया जाता है। तो क्योंकि वो पित्त को बढ़ाता है और वही 2 महीने हैं जब उसका संचय होना शुरू हो जाता है। उसके बाद शरद ऋतु में इसका प्रकोप होता है पित्त का, और हेमंत ऋतु में जो आपका नवंबर और दिसंबर का महीना है, हेमंत ऋतु मध्य नवंबर से लेकर मध्य जनवरी तक, क्योंकि मध्य जनवरी 15 जनवरी से फिर वो शिशिर शुरू हो जाएगा, तो तब इसका शमन हो जाता है। अब आती है बात कफ की। कफ आपका बढ़ना कब शुरू होएगा? शिशिर ऋतु में, जैसे आप कह लो 15 जनवरी से। और बसंत के बाद ये जो 4 महीने हैं, जो 2 महीने हैं, इसमें बढ़ता रहेगा। और बसंत ऋतु में इसका प्रकोप होता है। आजकल देखिए, आज से नहीं तो थोड़ी देर पहले मार्च के आसपास देखा होगा कि बहुत से लोगों को खांसी, नज़ला, जुकाम, वो कहते हैं कि सीजन चेंज हो रहा है। कुछ लोग गर्मी के सर्दी के कपड़े जल्दी से उतार देते हैं, तब बीमार हो जाते हैं। तो कफ का प्रकोप जो है वो शिशिर ऋतु में शुरू होता है, बसंत ऋतु में प्रकोप में होता है और ग्रीष्म ऋतु में ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। अब देखो गर्मी आ गई है, अब लोगों को बहुत कम सर्दी जुकाम होगा। हाँ, अब वात तो हर जगह होता है। तो ये है वात, पित्त और कफ, तीनों का कब संचय होता है, कब प्रकोप होता है और कब शमन हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब उत्तरायण और दक्षिणायन की कल हमने बात कर ली थी कि ये दो हैं। जब सूरज उत्तर की ओर गति होती है तो उस समय उत्तर होता है, ये आदान काल होता है, ये बढ़ रहा होता है। और उसके बाद इस समय प्रचंड सूर्य रस जलीय तत्व का ग्रहण करता है, सूर्य की किरणें प्रखर और हवाएं तीव्र, गर्म और रुक्ष होती हैं। तो ये होगी, तब से शुरू हो जाता है। दूसरा है दक्षिणायन। अब हम एक एक ऋतु के बारे में कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन कौन सी नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले और हम हेमंत और शिशिर की बात करते हैं। है चारों महीने सर्दी के हैं, लेकिन इनमें एक ही फर्क है कि हेमंत ऋतु को दक्षिणायन में रखा गया है और शिशिर ऋतु को, जो कि 15 जनवरी से स्टार्ट होती है, उसको उत्तरायण में रखा गया है। इतना ही फर्क है। सर्दियों का मौसम जो है
वो आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है। इस ऋतु में चिकनाई मतलब कि घी खाया जा सकता है, जो लोग खा सकते हैं, मक्खन खाया जा सकता है, मधुर लवण और अम्ल खटाई थोड़ी मात्रा में खा सकते हो। रस युक्त तथा पोषक तत्वों वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हीं 4 महीनों में आते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट्स के बारे में ये है कि इनको कभी भी एसिड से नहीं करना चाहिए, हमेशा सोक्ड नट्स ही लेने चाहिए। जितने भी प्रकार के नट्स हैं वो सोक्ड ही लेने चाहिए। अब आगे जाके आएगा कि कौन कौन से सीजन में क्या क्या नट्स लेने हैं। बाकी जितने भी है वो आप सर्दी में ले सकते हो। 3 है, उसमें है खजूर, शवारा और काजू। ये गर्मियों में नहीं लेने चाहिए, ठीक है, गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। लेकिन सर्दियों में इसके अलावा सभी नट्स जो हैं वो भिगो के लेने चाहिए, क्योंकि ये इस सीजन में सभी वीक लोग जो हैं वो सब कुछ खा के अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर सकते हैं। इन पदार्थों में शुद्ध घी भी है, गाय का शुद्ध घी भी है, मक्खन भी है, दूध चावल की खीर, मिश्री, रबड़ी, मलाई और गन्ने का रस। क्योंकि आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में गन्ने का रस मिलता है बहुत ही, लेकिन डायबिटीज वाले तो नहीं ले सकते। हाँ, जिनको डायबिटीज नहीं है वो गन्ने का रस ले सकते हैं। हमारे पंजाब में तो जब लोहड़ी होती है तो उस दिन गन्ने के रस की खीर बनती है और उसके लंगर भी लगते हैं। तो ये सब कुछ पहले ही सोच समझ के बनाया गया था कि उन दिनों में ही गन्ने के रस के लंगर लगते हैं। मैं बहुत से जब जाते रहते हैं तो रास्ते में बहुत से स्थानों पे रोक रोक के जो साधक लोग हैं, जो दानी लोग हैं, वो गन्ने का रस का लंगर लगाते हैं। कितना बड़ा है कि पहले उस खेत को उसकी सेवा करके गन्ना उगाते हैं, फिर उसको बेलने में जोतते हैं, फिर सड़क पे आके लोगों को, आने जाने वालों को गन्ने का रस पिलाते हैं। तो ये उनकी सेवा है। तो गन्ने का रस, दलिया, हलवा, आंवले व सेब का मुरब्बा, ये वही लोग खा सकते हैं जिनको डायबिटीज नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि डायबिटीज वाले आंवले और सेब के मुरब्बे को धो के खा लें। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि चीनी तो उसके अंदर भी गई हुई है। अगर आप धो भी लोगे तो थोड़ी चीनी कम होगी। बट इन चीजों का आपने अपना ख्याल रखना है कि आपने, लेकिन पिट्ठी व मेवे से बने पदार्थ, जैसे पिट्ठी, दाल की पिट्ठी होती है, उड़द की दाल की पिन्नियां बनती है, माँ की दाल जिसको हम कहते हैं, माँ की दाल की पिन्नियां बाजारों में भी बनती हैं, शादियों में भी माँ की दाल का, मूंग की दाल का हलवा बनता है। तो ये सारी चीजें जो है वो सर्दियों में और मिठाई आदि उपयोगी है। अनाजों में अंकुरित अनाज सबसे बढ़िया है, और चना, मूंग और चने की रोटी आप खा सकते हो। कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हो। मौसमी फल जैसे सेब है, आंवला है, संतरा है, ये सब ले सकते हो। ये है पत्ते। और अपथ्य क्या है? वो मौसम के अनुकूल। इस सर्दी के मौसम में ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना। अब ठंडी चीजों में क्या आएगा? हल्के रूखे वातवर्धक पदार्थ, जिसमें आपकी आइसक्रीम और बासी पदार्थ, और खटाई में इमली, अमचूर, खट्टा दही और आम के अचार आदि का सेवन कम से कम ही करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि सिर्फ 2 तरह के कहते हैं, एक है आंवले का अचार, दूसरा है नींबू का अचार। नींबू के अचार में तेल भी नहीं पड़ता, लेकिन आंवले के अचार में तेल पड़ता है। वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो मतलब कि शरीर के लिए हानिकारक होता है वो है आम का अचार, और ये सालों साल चलता है। कुछ घरों में तो मैंने सुना है कि 15 साल पुराना भी है, कुछ वो है। हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। अब आम के अचार की एक्सपायरी डेट हमने क्यों नहीं रखी हुई? तो अचारों में ये 2 ही अचार बढ़िया है। नींबू का अचार आप ले सकते हो और वो ले सकते हो, ठीक है। तो ये है सर्दियों का मौसम। उसके बाद आ जाती है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु की एक अपनी खासियत है कि हर एक सूखी टहनी के ऊपर भी हरियाली नजर आती है, चारों तरफ एक नई सी ऊर्जा होती है। तो जो हमने 4 महीने वो खाई है, यहाँ पे आके फिर उसका थोड़ा सा परहेज करना है, क्योंकि हमने वो तो खा ली। तो ये ऋतु शीतकाल और ग्रीष्म काल का संधि समय होता है, क्योंकि गर्मी आने वाली है। तो मौसम समशीत उष्ण होता है, बराबर शीत ठंडा, उष्ण गर्मी। बसंत ऋतु में कभी कभी आपको सर्दी लगती है, कभी कभी गर्मी लगती है। मतलब सम का मतलब ये है कि ना तो कंपकपाती सर्दी होती है और ना ही कड़ाके की धूप से गर्मी ही होती है। मौसम मिला जुला होता है, दिन में गर्मी और रात में सर्दी होती है। तो सबसे पहले बसंत ऋतु में इसका प्रभाव क्या होता है? सूरज की किरणें तेज होने लगती हैं और
हेमंत और शिशिर ऋतुओं में जो शरीर के अंदर जो कफ जमा होता है वो पिघलने लगता है, इसलिए खांसी जुकाम ज्यादा हो जाता है। वसंत ऋतु में उसका प्रकोप होता है, मतलब वो पिघला हुआ जो जमा हुआ है वो पिघलना लगता है। इससे शरीर में कफ दोष कुपित हो जाता है और कफ से होने वाले रोग जैसे खांसी, जुकाम, नजला, दमा, गले की खराश, टॉन्सिल्स, पाचन शक्ति की कमी, जी मचलाना आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इस ऋतु में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी 10 महीने आप मधुर रस का सेवन कर सकते हो, लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक वसंत ऋतु में कम से कम मीठे का सेवन करना चाहिए, बाकी सभी रसों का करना चाहिए, कड़वा कसैला ज्यादा खाना चाहिए। तो सुपाच्य भोजन वही है, मूंग, चना, जौ की रोटी, अंकुरित अनाज, मक्खन लगी रोटी। ये तो अब डॉक्टर्स भी कहने लग पड़े हैं कि जो जिस डायबिटीज वाले अगर सूखी रोटी खाते हैं तो उनकी शुगर स्पाइक जल्दी कर जाती है, जल्दी बढ़ जाती है, लेकिन अगर उसके ऊपर हल्का सा भी कुछ तरल पदार्थ आपने लगाया हुआ है, चाहे घी लगाया हुआ है, तो उससे जो शुगर है वो धीरे धीरे स्पाइक करती है, क्योंकि उसको असिमिलेट होने में टाइम लग जाता है, तो तुरंत से वो नहीं बढ़ती। तो ये अब डॉक्टर्स भी कहना शुरू कर दिया है, लेकिन हल्का सा आप मक्खन लगी रोटी, हरी शाक सब्जी और सरसों का तेल सब्जियों में, करेला, लहसुन, पालक, केले के फूल, जिमीकंद, कच्ची मूली, नीम की कोंपले, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, हरड़, बेहड़ा, आंवला, इसका सेवन कर सकते हैं। फलों में नींबू, मौसमी फल तथा शहद का प्रयोग बहुत लाभकारी है। जल अधिक मात्रा में पीना चाहिए। अब से शुरुआत होगी है, बसंत से इसकी शुरुआत होती है और ये आपने गर्मी तक उसको कंटिन्यू करना है। लेकिन अपथ्य क्या है? आहार जो नहीं खाने हैं, जो वर्जित है बसंत ऋतु में भारी, चिकनाई युक्त, खट्टे, इमली, अमचूर व मीठे, गुड़, शक्कर एवं शीत प्रकृति वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नए अनाज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अनाज के बारे में कहा जाता है क्योंकि जैसे आजकल नया गेहूं आ जाता है, नए गेहूं में कहते कि गर्मी होती है, तो इसको 1.5-2 महीना घरों में, हमारे पुराने बुजुर्ग तो यही करते थे कि इन दिनों में पुरानी जो पिछले साल की कनक होती थी उसी का ही सेवन करते थे। वो कहते थे कि कनक जितनी पुरानी होती है और घी जितना पुराना होता है वो उतना अच्छा होता है। तो ये बुजुर्ग कहा करते थे। इसमें भी लिखा हुआ है कि जो नया गेहूं आता है उसका आपने सेवन नहीं करना, नए अनाज का सेवन नहीं करना, और रबड़ी मलाई जैसे भारी भोज्य पदार्थ व खजूर का सेवन भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमने सर्दियों में कर लिया है। खुले आसमान में नीचे ओस में सोना, ठंड में रहना, धूप में घूमना तथा दिन में सोना भी हानिकारक है। ये बसंत ऋतु के लिए अपत्य है जो कि वर्जित है। ठीक है, उसके बाद आगे ग्रीष्म ऋतु। अब बसंत में क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन आता है, इसी तरीके से हमारे शरीर में भी नई ऊर्जा का, नया खून का संचार होता है। तो नीम की कोंपले खा लें तो सारा साल आपको बुखार नहीं होगा। ये हमारे पुराने बुजुर्ग भी कहते थे कि सुबह सुबह आप नीम की कोंपले खा लें। ठीक है, तो चिरायता भी है, चिरायता का काढ़ा भी लाभकारी है, क्योंकि बाहर की बसंत को अंदर हमने धारण करना है। जैसे बाहर एक नया जौवन आ जाता है। उसके बाद आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सूरज की किरणें तेज, पृथ्वी का सारा जलीय अंश और चिकनाई सोख लेती है, नदियां तालाब सूखे पड़ जाते हैं। जिस तरीके से उस गर्म वातावरण का प्रकृति में असर पड़ता है, उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी बढ़ता है। पृथ्वी का तापमान एकदम बढ़ जाता है। ये मार्च अप्रैल के महीने में ही यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में 40 से ऊपर क्रॉस कर गया था, बीच में राजस्थान भी था। तो जब सब जगह ताप ही ताप, हीट वेव चलती है और वो सबके लिए नुकसानदायक है, तो वातावरण रूखा और नीरस दिखाई देता है, ड्राइनेस आ जाती है, रुक्षता आ जाती है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में वात रोग की वृद्धि होती है। ये अदान काल की चरम सीमा होती है, क्योंकि उसके बाद फिर दक्षिणायन शुरू होने वाला है। तो उसकी चरम सीमा है। समय की गर्मी और लू का प्रभाव प्राणियों पर ही नहीं अपितु पेड़ पौधों पर। मैं सुबह, कई बार ऐसे होता है, सुबह प्लांट लगाता हूँ, शाम तक वो प्लांट जल गया होता है पानी देने के बावजूद भी, तो वो गर्मी नहीं सहन कर सकते। तो कहते हैं कि समय की गर्मी और लू का प्रभाव प्राणियों पर ही नहीं अपितु पेड़ पौधों आदि वनस्पति शक्ति और जहां तक कि नदी, कुएं, तालाब आदि पर भी पड़ता है। तो
ग्रीष्म ऋतु में क्या करना है, हल्का चिकना थोड़ा सा तरल पदार्थ होना चाहिए, मधुर रस युक्त। अब यहाँ पे आप मधुर, जैसे आप शिकंजवी ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, बेल का शरबत ले सकते हो, ब्राह्मी का शरबत ले सकते हो, गुलाब जल शरबत ले सकते हो। तो शीतल और तरल पदार्थों का सेवन, आम का पन्ना भी इसमें लिया जा सकता है, लेकिन ये जो ठंडे पदार्थ है, जो जैसे ब्राह्मी के शरबत है, नींबू पानी है, ये अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। और कभी भी फ्रिज के पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। हर घर में एक घड़ा होना चाहिए। फ्रिज तो बहुत हो गई है, लेकिन कम से कम कुछ वो मिट्टी का काम करने वाले जो हैं वो भी 4 पैसे कमा लेंगे। पानी के कूल आजकल मिलते हैं, तो आपने गर्मी के ऋतु में सिर्फ और सिर्फ घड़े का पानी ही पीना है। चीनी, घी, दूध व मट्ठे का सेवन करना चाहिए। इसमें दूध पिया जा सकता है। हमें तो शाम को मुझे मालूम है कि खाना खाने के बाद वो एक बांटे वाली बॉटल आती थी, बंटे वाली बॉटल आती थी। पता नहीं कुछ लोग जानते होंगे, जो आजकल की पीढ़ी वो तो नहीं जानती होगी। तो वो लाल होता था, बंटे वाली बॉटल होती थी, कांच की बॉटल होती थी बड़ी भारी। तो दूध में मिला के हमें वो रात में देते थे सोने से पहले। तो वो रूह अफ़ज़ा का ही वो था, लेकिन उस समय रूह अफ़ज़ा तो नहीं था। रूह अफ़ज़ा तो बाद में आया है, जब हम छोटे-छोटे थे, तब की ये बात है। तो दूध व मट्ठे का सेवन करना चाहिए। मट्ठा हम छाछ को कहते हैं, और छाछ सबसे वो बढ़िया है जिसमें से मक्खन निकाल लिया जाता है। आजकल वैसे हम दही को जब भिगो लेते हैं, तो छाछ के भी 3-4 रूप हैं। कौन सी छाछ लेनी चाहिए? जिसको चाटी मधानी में रिड़का गया हो, जिसमें से मक्खन निकाल लिया गया हो, उसके बाद जो लस्सी बचती है, उसको छाछ कहते हैं। तो वो छाछ सिंबल आजकल तो ये है नहीं, क्योंकि पिंडा दे विच भी शायद ही कोई घर होता है। बंद नहीं मैं हुआ। जब किसी साधक का हाँ जी, अब ठीक है। मैं जब, मेरा घर गांव में है, तो मैं क्योंकि इतने सालों से मैं आना जाना है मेरा, इतनी मेरी आयु हो चुकी है, तो बहुत से लोग वाकई में जिनके घरों में पशु होते हैं, तो मैं स्पेशली पूछता हूँ कि किसी को आंटी को गूगल का निशान आ गया, अभी से कर दो। तो मैं कहता हूँ कि वो चाटी वाली लस्सी है, तो अगर जवाब पता की मिलता, पुत किथे लस्सी हो, तो सारा दुध बाजार च पा दीदा, बेच देईदा। सिर्फ अपने घर के बच्चों वास्ते किलो 1.5 किलो रखीदा, क्योंकि गुजारा ही नहीं होता। तो अब वो वाली लस्सी तो गई, लेकिन अगर वो वाली लस्सी तो नहीं है, तो आप जैसे मार्केट में मिलती का की वो भी ले सकते हो, उसको थोड़ा डाइल्यूट कर लो। और अगर दही की लस्सी है, तो उसमें थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हो, नमक भी अपनी जरूरत के मुताबिक डाल सकते हो, लेकिन पतली करके उसको पीनी है। उसको मठा कहते हैं। दही में थोड़ा पानी मिलाकर बनाए गए मठे में शक्कर डालकर पीना उपयोगी है। शक्कर भी डाल सकते हो। इसमें पिसा हुआ जीरा व थोड़ा नमक मिलाकर सेवन करना भी लाभकारी होता है। थोड़ा नमक मिलाकर, इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। इसे केवल प्रातः और दोपहर के भोजन के साथ ही लिया जा सकता है, रात में नहीं। हालांकि बहुत से घरों में मैंने देखा है कि वो रात को भी लस्सी छाछ का सेवन करते हैं, पर जिनके घर में पशु है, वहां तो मैंने क्लियर कट देखा है कि वो लस्सी सुबह के समय पीते हैं, दोपहर के समय पीते हैं। जो लस्सी बच जाती है, वो शाम को पशु को पिला देते हैं, जिनके घर में पशु है। ये उनका अपना है। तो खाने में परवल, टमाटर, छिलके सहित आलू, कच्चे केले की सब्जी, सहजन की फली, प्याज, सफेद पेठा, पुदीना, नींबू, दालों में छिलका रहित मूंग, अरहर मसूर की दाल, तरबूज, मीठा खरबूजा, मीठा आम, संतरा, अंगूर, हरी पतली ककड़ी, शहतूत, फालसा, अनार, आंवले का मुरब्बा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि किशमिश, मुनक्का, चिरौंजी, अंजीर और बादाम भिगोए हुए पत्ते होते हैं। ये भिगोए हुए, इनको भिगो के खाना। 3 मैंने मना कर दिए थे, श्वारा, खजूर और काजू। तो इन 5 में ये वो नहीं है। हालांकि श्वारा उसका ड्राइड रूप है। यहाँ पे किशमिश है, मुनक्का है, चिरौंजी है, अंजीर है, बादाम, ये 5 पत्ते होते हैं भिगोए हुए। तो तरल पदार्थों में नींबू की मीठी शिकंजवी, कच्चे आम का पन्ना, शरबत, मीठे दही की लस्सी, बेल का शरबत, मीठा पतला सत्तू। अब सत्तू तो गायब ही हो गया, अब फिर से उसका प्रचलन शुरू हो रहा है। ठंडाई, चंदन, खसखस, गुलाब का शरबत, गन्ने, सेब और मीठे संतरे का रस, नारियल का पानी, मिश्री व घी मिला दूध, भैंस का दूध, रायता,
चंद्रमा की किरणों में ठंडा किया जल जैसे पदार्थ लाभकारी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पत्थे। अब पत्थे क्या है? ग्रीष्म ऋतु में उष्ण प्रकृति के, जिनकी तासीर गर्म है, जिससे मसाले जो है, हालांकि आयुर्वेद में मसाला नाम का कोई शब्द नहीं है, ये पर्शियन से आया है, ये साउथ जिसको अरब कंट्रीज है उधर से आया है। हमारे यहाँ पे जितने भी घरों में चीजें यूज की जाती हैं उनको औषधि कहा गया है। आपका जीरा है, आपका हींग है, आपका मोटी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है, सूखा धनिया है, और इनको मसाले नहीं कहा गया। लेकिन क्योंकि अब वो जो शब्द है जो पर्शिया से आया है, अरेबिया से आया है, वो हमारे प्रचलन में है, तो हम इनको मसाले कह देते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस ऋतु में जो मसाले हैं जिनकी प्रकृति, जैसे काली मिर्च है, इसकी प्रकृति गर्म है, तो इसका सेवन कम करना चाहिए। शीतलता प्रदान करने वाले चंदन का लेप लगाना चाहिए। आप देखिए कि जब मैं पहली बार वृंदावन गया था तो बांके बिहारी मंदिर के बाहर वो बैठे हुए थे पंडे, और उन्होंने मेरे माथे पे से चंदन लगाया, और ज्यों ही उन्होंने चंदन लगाया मुझे लगा कि ऐसे जैसे किसी ने मेरे माथे के ऊपर बर्फ रख दी है, इतनी ठंडक पैदा हुई। और इसीलिए माथे के ऊपर तिलक धारण करना, चंदन धारण करना ऋषि मुनियों ने हमें बताया है, लेकिन ये संस्कृति लुप्त होती जा रही है। हाँ, साउथ ने ये बिल्कुल बरकरार रखी है, कोई भी पुरुष माथे पे चंदन का टीका लगाए बिना, तिलक लगाए बिना घर से बाहर नहीं निकलता, और कोई भी महिला जो है वो फूलों का वो जो लगाती, गजरा लगाती है, वो फूलों का जरूर वो करती है, और मुंह में सुगंधिदायक वो चीजें लेती हैं। तो इन सभी चीजों का ये सुपाच्य है। स्पेशल लिखा हुआ है कि यदि हो सके तो सप्ताह में 1-2 बार खिचड़ी का सेवन करें। खिचड़ी सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस है, क्योंकि इसमें दाल और चावल सम मात्रा में है, और उसमें भी अगर आप मूंग की दाल डालोगे, क्योंकि मूंग की दाल जो जिसको हरी मूंगी कहते हैं, मूंग की दाल ये त्रिदोषहर है, वात पित्त कफ है को दूर करती है। कभी भी कोई बीमार हो जाए, पेट खराब हो जाए, तो कहते हैं मूंगी की दाल की खिचड़ी बना के दे दो। इसका मतलब है कि सुपाच्य है। तो हमारे यहाँ पे घरों में एक धारणा सी प्रचलित है कि खिचड़ी उन्होंने खुआई दी जड़ा बीमार हो गए, लेकिन आचार्य बालकृष्ण जी कहते हैं कि सप्ताह में 1 या 2 बार आप हरे मूंग की दाल की खिचड़ी बना के खा सकते हो। उसमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा देसी घी डालो, थोड़ा सा जीरा डालो, सूखा धनिया डालो, और हींग डाल दो, बड़ी बढ़िया खिचड़ी बनती है। जब भी आपका खाने का मन करे दोपहर के समय दही के साथ खा सकते हो। और लेकिन जो अपत्य है वो गर्मी के ऋतु में खट्टे, आमचूर, इमली आदि और लवण, नमक का इस्तेमाल, रूखे और कसैले पदार्थों का सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने मान लो शिकंजवी में नमक डाल लिए हैं तो भोजन में कम कर दिए, रायते में कभी भी नमक मत डालिए। वैसे हमारे शरीर में नमक की मात्रा इतनी है, डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि आपके आंसू जो है वो नमकीन होते हैं, आपके पसीना जो है, अगर आपका पसीना कहीं मुंह में टपक जाए तो आपको लगता है कि ये नमकीन है। तो शरीर में से जो सॉल्ट है वो बाहर निकलने को कर रहे हैं, और हम जब दही का सेवन कर रहे हैं तो उसमें ऊपर से डाल रहे हैं, फलों का सेवन कर रहे हैं तो भी उसके ऊपर नमक डाल रहे हैं। तो नमक का थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। भारी तले हुए, जैसे वैसे मैं ये कहता हूँ कि बाजार से तले हुए पदार्थ लेके आना और घर में फ्राई करना जमीन आसमान का फर्क है। जो बाजार में जो कढ़ाई रखी हुई है एक हलवाई ने, ये मैं किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे कह रहा हूँ क्योंकि वो जो तेल है वो कभी भी खाली नहीं करते, और तेल का ये गुण वो है, अवगुण है कि उसको बार बार जब हीट किया जाता है तो उसमें कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस पैदा हो जाते हैं, वो कैंसर का कारण बढ़ जाता है। तो इसलिए वो वाली जो कढ़ाई भरी होती है शायद ही कभी वो खाली करते हैं, वो क्या कहते हैं कि जब कम होता है तो और डाल देते हैं, और बार बार तेल को गर्म करना वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस पैदा होती हैं, और गर्मियों के मौसम में तो तले भारी मिर्च मसालेदार बासी लाल मिर्च वाले पदार्थ, लहसुन, सरसों, खट्टी दही, बैंगन, बर्फ आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बर्फ जो वो वाली बर्फ है जो कारखाने की बर्फ है, कि वो कितनी कंटेमिनेटेड होती है, पता ही नहीं कहाँ से पानी आया, और बर्फ जब बन के सिल्ली जमीन के ऊपर गिर जाती है वही फिर उठ के आ जाती है, उसी को हम फिर इस्तेमाल करते हैं। तो बाजार में बिकने वाली चाट, चटनी आदि खट्टे पदार्थ, खोए के व्यंजन और उड़द की पिट्ठी से बने पदार्थ भी हानिकारक होते हैं, खासतौर के इन दिनों में। तो एक बार में अधिक मात्रा में जल नहीं पीना चाहिए। जल हमेशा, मैंने उस दिन भी कहा था
पानी खाओ, सिप सिप करके पीना चाहिए। हम क्या करते हैं कि बाहर से आए, गर्मी पसीने से भरे होते हैं, फ्रिज खोलते हैं, ठंडे पानी की बोतल निकालते हैं, कटाकट खड़े होके पी लेते हैं। पानी के बारे में एक तो खड़े होके पानी नहीं पीना, दूसरा सिप सिप करके पीना है। तो अगर हम अधिक मात्रा में जल ग्रहण करते हैं तो इससे पाचक अग्नि दुर्बल होती है। वैसे भी हमारी जो सब्जियां हैं, पाक शास्त्र में भी कहा गया है कि जितनी भी आपकी रसीली सब्जियां होती हैं उसमें पानी की मात्रा कम ही होनी चाहिए। मतलब इतनी रसीली ना बना लो कि बस पानी ही पानी हो, क्योंकि ज्यादा मात्रा में पानी वाली सब्जी हम खा लेंगे तो उससे भी डाइजेशन थोड़ा मंद पड़ जाता है। और एक चीज जो मैंने अपने पर्सनल लेवल से देखी है कि हमारे घरों में गर्मियों के मौसम में दाल के साथ सब्जी जरूर बनती थी। जैसे अगर मान लो भिंडियां हैं तो तब भी दाल बन गई, करेले हैं तब भी दाल बन गई, सूखे टिंडे हैं तब भी दाल बन गई, कुछ और मिक्स्ड वेज है तब भी दाल बन गई। तो मैं रीजन उस समय तो मैंने किसी से पूछा नहीं है। तो अब मुझे अब जाके पता लगा कि सिर्फ हम सूखी सब्जी खाते हैं बिना दही के, बिना दाल के, तो वो पहले ही सूखी है और शरीर में जाके वो कोष्ठ को बढ़ाती है, हमारे मल को सख्त कर देती है। और अगर हम रसीली साथ में लेते हैं, चाहे दाल लेते हैं चाहे दही लेते हैं, तो उससे वो बराबर हो जाता है। लेकिन रसीली में भी ये है कि ज्यादा मात्रा में पानी नहीं लेना चाहिए, उससे जो है वो आपकी मंदाग्नि जो है, जो जठराग्नि है, वो बंद पड़ जाती है। ठीक है, तो कुछ समय बाद एक एक गिलास गूंद गूंद करके पीना लाभकारी है। मैं तो ऑफिस में कहता हूँ कि बोतल सामने रख लीजिए, कांच की बोतल होनी चाहिए, प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना चाहिए। कांच की बोतल रख लीजिए, और आपके ऑफिस में अगर कोई आपका सर्वेंट है तो उसको ये कह दो, इंस्ट्रक्शन दे दो कि भाई जब ये बोतल खाली होती है इसको दोबारा आके भर दे, मेरे को कहना नहीं पड़े। तो दिन में आप थोड़ा थोड़ा करके कितना पानी पी लोगे? एक बोतल रख लो, चाहे वो 750 ml की है, जो ही बोतल खाली होती है तो आप अपने जो ऑफिस में जो भी है उसको बंदे को, या खुद आप भर लो, तो आप उसको कहो इस तरीके से घूंट घूंट करके पानी पीने से आपको बढ़िया रहेगा, क्योंकि जितना पसीना आया है वो सूख गया, उसके बाद पानी उसको रिप्लेनिश कर देता है, भर देता है। अब आगे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस समय गर्मियों की ऋतु के बाद वातावरण में मॉइस्चर बहुत होता है। मॉइस्चर में क्या है कि कोई भी चीज आप बाहर छोड़ दो उसके ऊपर फंगस आ जाती है, तरह तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सब्जी को बाहर रहने दो, दूध को बाहर रहने दो, दूध फट जाएगा। तो वातावरण की नमी जो है, उसका जो बाहर की नमी है उसका हमारे शरीर के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल हो चुकी होती है, क्योंकि हम पानी का सेवन ज्यादा करते हैं, वो तो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो वर्षा ऋतु की नमी से जो वात दोष है वो कुपित हो जाता है। पहले संचय हुआ था, अब यहाँ पे वो कुपित हो गया है। वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति अधिक दुर्बल हो जाती है। जब पाचन शक्ति आपकी मंद है तो क्या करना चाहिए? अच्छा, वर्षा की बौछारों से पृथ्वी से निकलने वाली गैस, आप देखो कि अगर बारिश होके हटे तो मिट्टी में से एक अजीब तरह की स्मेल निकलती है, तो वो वाली जो गैस है, और अम्लता की अधिकता, धूल और धुएं से युक्त वात का प्रभाव भी पाचन शक्ति पर बढ़ता है। बीच बीच में बारिश ना होने से सूरज की गर्मी बढ़ जाती है, और बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो वो बहुत तेज होती है, बहुत चुभती है। बारिश पड़ती रहे तो बहुत अच्छा होता है। इससे शरीर में पित्त दोष जमा होने लगता है, गेहूं चावल आदि धान्यों की शक्ति भी कम हो जाती है, ये भी आपके लिए थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं। तो इन सब कारणों से संक्रमण, कंटेमिनेशन, बैक्टीरिया, मलेरिया, फाइलेरिया बुखार, जुकाम, दस्त, पेचिश, हैजा, कोलाइटिस, गठिया, संधियों में सूजन, उच्च रक्तचाप, फुंसियां, दाद, खुजली आदि अनेक रोग आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए जठराग्नि मंद है, भारी पदार्थ नहीं खाने, तले हुए गर्मियों में पहले ही बंद कर दिए थे, इसमें आके आपने करने हैं हल्के, सुपाच्य, ताजे और गर्म। उसी समय चीज बनाओ, उसी समय खा लो। ये नहीं कि सुबह बना के रख दी, उसको बाहर छोड़ दिया या फ्रिज में रख दिया, बार बार उसको गर्म करते रहे। अग्नि को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन हितकारिक है। इस दृष्टि से पुराना अनाज, क्योंकि गर्मियों के बाद ही शुरू करते हैं, हमारे तो घरों में ऐसे था कि वो जो पुराना अनाज है उसको इस मौसम तक इस्तेमाल करते थे। साठी चावल निकल आता है, मक्का, भुट्टा जिसको कहते हैं, छलियां आ जाती हैं,
सरसों, राई, खीरा, खिचड़ी, दही, मठा, मूंग और अरहर की दाल, सब्जियों में लौकी, भिंडी, तुरई, टमाटर और पुदीना की चटनी। पुदीना की चटनी तो 12 महीने आप रख सकते हो। सर्दियों के महीने में सिर्फ धनिया नहीं डालना, क्योंकि धनिया जो है वो बहुत ठंडा करता है। कई जगह मैंने ये पढ़ा है कि जो हर रोज आपके टेबल के ऊपर नई कटोरी हरे चटनी की होनी चाहिए। उसमें क्या क्या आप वेरिएशंस ला सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वर्षा ऋतु में पुदीने की चटनी, सब्जियों का सूप, फलों में सेब, केला, अनार, नाशपाती। अच्छा, ये नाशपाती जो है ये कॉन्स्टिपेशन का नाश करने वाली है। और नाशपाती भी कौन सी? जो सस्ती होती है, जो सबसे सस्ती होती है, जो हार्ड होती है। आप आजमाइश करके देखो। मैंने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में डॉक्टर नगेंद्र नीरज जी हैं, जो लोग जाके आए होंगे, जो मिल के आए होंगे, वो नेचुरोपैथी के बाबा बोर्ड हैं, मतलब बहुत विद्वान हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि जो नाशपाती है वो कब्ज का नाश कर देती है। तो वैसे तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं कब्ज की, मतलब इतने सालों से ये आदत बन चुकी है कि सुबह एक गिलास पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है, हाथ में पानी होता है और उस समय घंटी बज जाती है कि आप फटाफट टॉयलेट में पहुंच जाओ, तो गिलास भी कई बार बीच में छोड़ना पड़ता है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे, वो कहते कि आपने नाशपाती कौन सी खानी है, जो 10 रुपए किलो वाली होती है। मैंने मार्केट में ट्राई की, वो 10 तो नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से कह दिया, तो वो 30 रुपए किलो के हिसाब से वो हार्ड वाली थी। मैंने वो नाशपाती खा ली, बड़ी मुश्किल से उसको छीला, करा के छिलके समेत खाई, काट खाई। उसके बाद आप सभी सारे हैरान होंगे कि मेरे पेट से ऐसे निकला जैसे कोई बड़ी सदियों से झाग बनी होती है। नाशपाती मतलब ऐसा एक फल है कि जो कितने भी अंदर आपकी कॉन्स्टिपेशन है, कितना भी मल जमा हुआ है, उसको निकाल देता है। तो वर्षा ऋतु में नाशपाती का सेवन कर सकते हो। पके जामुन, जामुन आ जाते हैं। अब जामुन पहले तो कोई खाता नहीं था, पेड़ों के ऊपर ढेर लग जाते थे। जब से थोड़ा सा इसका प्रचार हुआ कि इसकी गुठली भी बड़ी काम आती है, तो ये भी अब 80-100 रुपए किलो से कम आते नहीं है। चलो फिर भी अब देश शरीर के लिए लाभदायक है, तो कुछ ना किसी को तो फायदा होता ही है। पके देशी आम व घी व तेल से बने नमकीन पदार्थ उपयोगी रहते हैं। इसलिए मैंने ये देखा कि वर्षा की ऋतु में ही वो सावन का महीना आता है, जब संधारा लेके जाते हैं। तो संधारा में घर के बिस्कुट भी होते थे और थोड़ा सा नमकीन, कोई मटर बना लिया, कुछ ऐसे सेवियां बना ली, तो वो नमकीन पदार्थ था। ये सब कुछ जो है आयुर्वेद में वर्णित है, और हमारे जो बुजुर्ग थे वो सब कुछ भली प्रकार जानते थे कि संधारा में, जिनके नहीं भी संधारा आता, वो भी गांव में तो अभी भी प्रचलित है कि वर्षा ऋतु में वो कुछ नहीं खाते, सिर्फ 2-3 किलो आटे की उसमें चीनी डाल के और दूध डाल के और देसी घी डाल के बिस्किट बनवा लेते हैं और पीपा भर के रख देते हैं। हम जब बच्चे थे तो जितनी बार बाहर से आना, चल पीपे में हाथ मारना, क्योंकि वो नुकसानदायक नहीं है। घर आटा है और उसमें घी है, उसमें चीनी है और उसमें देसी घी है, और देसी घी भी घर का है। तो इतने इतने हम बिस्कुट खा जाते थे। तो नमकीन पदार्थ घी व तेल से बने हुए उपयोगी रहते हैं। तो उन दिनों मटर जो ये वाले सब्जी वाले मटर नहीं, नमकीन मटर और सेवियां या कुछ ऐसे पकौड़े वगैरह का भी। तो आम और दूध का सेवन विशेष रूप से लाभकारी है। जब हम फलों की बात करते हैं तो दूध, ये अपथ्य में बात आ जाएगी, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं कि फलों का सिर्फ और सिर्फ दूध के साथ आम का कॉम्बिनेशन बनता है, और किसी भी फल का कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि आम फलों का राजा है और दूध अमृत है, और राजे की अमृत के साथ बनती है। लेकिन हमारे घरों में फ्रूट कस्टर्ड, मलाई कस्टर्ड, पता नहीं क्या क्या बनना शुरू हो गया। उसमें खट्टे भी डाल रहे हैं, उसमें संतरा भी डाल रहे हैं, उसमें अनार भी डाल रहे हैं, चीकू भी डाल रहे हैं, स्ट्रॉबेरी भी डाल रहे हैं। किसी भी फल की दूध के साथ नहीं बनती, नॉट इवन बनाना शेक। लेकिन हमारे घरों में जो प्रचलित है, एक आम की है, वो कभी कभी आम रस, जिसे मैंगो शेक बना सकते हो, वो भी डेली नहीं। अब ये जो बनाना शेक के ऊपर बहुत सी चर्चा हुई है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक जो जर्नलिस्ट था, वो सचिन तेंदुलकर की माँ के पास पहुंच गया। सचिन तेंदुलकर अक्सर एक ऐड करते हैं, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी।
तो वो जर्नलिस्ट उसकी माँ के पास पहुंच गया, कहता कि माता जी मुझे एक बात बताइए कि सचिन वाज 16.5 16.5-17 साल का था जब उसने उसको नेशनल टीम में ले लिया गया था और तब से लेके उसने बहुत रन्स बनाए हैं, बहुत कीर्तिमान गाड़े हैं। तो उसने पूछा कि मुझे ये बताइए कि सचिन जब छोटा था तो ये बूस्ट का सेवन करता था? वो कहती बूस्ट का सेवन कहाँ करता था, मैं तो उसको केले और दूध देती थी। तो कहते कि फिर वो केले और दूध की एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करता? पत्र प्रेरक ने कहा, तो आगे उसकी माँ ने जवाब दिया कि दूध और केले वाले करोड़ रुपए थोड़ी देखते हैं, हमें ये नहीं पता कि हॉर्लिक्स और बूस्ट और उसमें क्या है। बेसिकली ये तेल दिखा दिया जाता है कि खली बच जाती है, खाल उसको कहते हैं खली। तो ये चाहे वो तिल का चाहे कोई भी तेल या उसको थोड़ा सा एसेंस डाल के और उसमें थोड़ा सा डाल के ये सारे, चाहे वो हॉर्लिक्स है, चाहे वो बोर्नवीटा है, चाहे बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी उसमें है। तो आप आम के साथ दूध कभी ले और लेना भी चाहिए। एक बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ अनिल जी आपको। अनिल जी 8 बजे बैठक रखी है आपकी सूचना के लिए, सभी जिला प्रभारी राज्य प्रभारी जो बैठे वहाँ ज्वाइन करेंगे, लिंक कर लेंगे। आप 8-5 तक आ जाना अनिल जी। मैं आ जाऊंगा उसके लिए। अच्छा मैं कोई नहीं कोशिश करता हूँ, मैं यहीं पे आप आज अभी यही को नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा हम कर रहे थे बसंत ऋतु का पथ्य आहार। पथ्य क्या है? पत्ते वाली सब्जियां कभी भी नहीं सेवन करना। बोल कर लेना हानिकारक है। सत्तू का सेवन गर्मियों में कर लिया, बरसात में बिल्कुल नहीं करना। वर्षा ऋतु में जब वर्षा बहुत कम होती है तो पित्त का प्रकोप होने लगता है। इस समय खट्टे तले हुए बेसन से बने पदार्थ, तेज मिर्च मसाले वाले बासी खाद्य पदार्थ और पित्त बढ़ाने वाले खाद्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए अब एक लिकोपी है, उसके बाद मैं इसको समाप्त कर दूंगा। दो अलग अलग सोच से मैंने ये बात ली है। पहला ये है कि किसी साधक का वो है, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए एक मैं दोहा बोलने वाला हूं। ये हमारे जो मुलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी हैं, वो भी अपनी कथा में बहुत बार कहते हैं। वो महीनों के नाम है और कौन कौन सी चीज नहीं खानी। इतना कह के ही मैं आज समाप्त कर दूंगा, क्योंकि कल हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी जी आ रहे हैं। सभी योग शिक्षकों की, सभी पदाधिकारियों की मीटिंग है, तो मीटिंग इन्होंने 8 बजे रखी है। तो 8 बजे से पहले मुझे शांति पाठ करना पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ अभी 5 मिनट है, तो आप नोट कर लीजिए। क्वार करेला, क्वार कहते हैं आश्विन मास को हिंदी की भाषा में, क्योंकि ये ब्रज भाषा है। क्वार करेला, कार्तिक मई, मई कहते हैं मठा, मई ये महीना नहीं है, मठा मीन्स दही का जो मठा होता है। क्वार करेला, कार्तिक मठा, अगहन जीरा, अगहन कहते हैं आश्विन मास को, सॉरी कार्तिक मई, कार्तिक के बाद मगर आता है। अगहन कहते हैं मार्गशीर्ष को, क्वार कहते हैं आश्विन को, आश्विन कार्तिक मई अगहन जीरा, पौष धनिया ठंडा होने के कारण। और हमारे घरों में उन दिनों मार्केट से हम वो कहते हैं गुच्छे भर भर के लेके आते हैं धनिया के। जब ऋषि मुनि, जब जितने भी संत महात्मा हैं वो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, जून के महीने में आती है, निर्जल रहते हैं उस दिन, पानी ग्रहण नहीं करते। अगले दिन उनको जो सूखा धनिया है वो उसको पीस के उसके जल की उनको शरबत बना के देते हैं ताकि शरीर में ठंडक हो। तो धनिया इतना अगर ठंडा है तो पौष के महीने में इसको मना है, बाकी महीनों में सेवन कर सकते हो, इसका सेवन कर सकते हो। माघ मिश्री, फाल्गुन चना, फाल्गुन के महीने में चना नहीं खाना चाहिए, माघ के महीने में मिश्री नहीं खानी चाहिए। चेते गुड़, अब जब चेत का महीना था तो गुड़ नहीं खाना चाहिए। फोड़े फिंसियां क्योंकि नक्सीर फूटने वाली है। वैशाखे तेल, वैशाख का एक महीना है जिसमें आप तेल का सेवन कम कीजिए, घी का थोड़ा सेवन कीजिए। ज्येष्ठ मास में पंथ उन दिनों ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे, तो पंथ का मतलब यह कि ज्येष्ठ के महीने में गर्मी लू बहुत चलती थी, तो हमारे ऋषि मुनियों ने
पंथ सफर करना, पैदल सफर करना मना कर दिया था। तो आषाढ़े बिल्व, आषाढ़ के महीने में बेलपत्र का सेवन नहीं करना, श्रावण दूध न बादो दही। मैं एक बार रिपीट करता हूं, चेते गुड़ बैशाखे तेल, ज्येष्ठ पंथ आषाढ़े बिल्व, श्रावण दूध न बादो दही, दोनों में मना है। क्वार करेला कार्तिक मई, अगहन जीरा पौष धनिया, माँ के मिश्री फाल्गुन चना। ये 12 महीने में ये 12 पदार्थ बिल्कुल आपने त्याग देने हैं, क्योंकि हमने आरोग्य को धारण करना है और निरोग रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को यही विराम करते हैं। कल हमारा, मैंने पहले ही बुक कर लिया हुआ है, क्योंकि वैसे इन्होंने मुझे 6 दिन दिए थे, लेकिन मुझे पता था कि इस बार मुझे समय कम मिल रहा है। तो कल का दिन हम कोशिश करेंगे कि जितना भी सिलेबस है, वैसे तो आयुर्वेद के ऊपर 1 साल तक चर्चा की जाए तो भी कम है, क्योंकि इतना विशाल ये ग्रंथ है, एक एक चीज के ऊपर इतनी बारीकी से लिखा गया है कि हम बता नहीं सकते। लेकिन समय की सीमा को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न आज कोई नहीं लेंगे। हाँ, अगर किसी साधक के मन में कोई प्रश्न है तो वो नोट कर लीजिए। कल हम आते ही पहले प्रश्न लेंगे और उसके बाद सिलेबस को कवर करेंगे। अगर हो सका तो एक आधी क्लास और भी एक्सटेंड कर लेंगे, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो अंत में हम शांति पाठ करेंगे, सभी कमर और गर्दन सीधी कर लेंगे, आंखें बंद, ओम का उच्चारण पहले करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत्र भला। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और फिर कल मिलते हैं। सभी लोग थैंक यू को लेंगे, क्योंकि एक मीटिंग है, तो हमारी अपनी मीटिंग है। कल उसी समय 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और